अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। टॉपिक आउटलाइन क्या होगी हमारी, डेफिनेशन एंड यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, एजेंट, एनवायरनमेंट एंड होस्ट देखेंगे, डिजीज़ प्रोसेस देखेंगे, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव, पर्सन, प्लेस एंड टाइम, एनालिटिकल, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव और क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ देखेंगे, इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंटल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या है। एपी का मतलब है अपॉन या अमंग, डिमोस का मतलब है पीपल और ओलॉजी का मतलब है साइंस या स्टडी ऑफ। तो इसमें बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन की, डिटर्मिनेंट्स की, जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, डिजीज़ से रिलेटेड है या किसी भी इंजरी से रिलेटेड, उनकी हम स्टडी करते हैं कि किस तरह वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमंस की पॉपुलेशंस के ऊपर। सही है। तो इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एपिडेमियोलॉजी यानी कि किसको डिजीज़ होगी और किसको किस वजह से होगी, ये हम सब एपिडेमियोलॉजी के अंदर देख रहे होते हैं कि उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, किन वजूहात की बेसिस पे उसको हो रहा है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सिक पीपल की, हेल्दी पीपल की, क्रूशियल डिफरेंस इनके अंदर देखा जाता है और किन को ये बीमारी होती है, किन को ज़्यादा होती है और कौन से लोग इससे ज़्यादा एक्सपोज हो सकते हैं, कौन से नॉन एक्सपोज पीपल हैं उनके साथ क्या चेंजेस आते हैं और उनमें क्रूशियल अफेक्ट क्या होता है उसके एक्सपोजर का। से कि किसी बंदे की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करते, किसी की इम्यूनिटी अगर ज़्यादा कमज़ोर है तो उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है कि हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम कंट्रोल मेजर्स को देख सकें कि किस तरह हम किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे अपने आप को लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं कि उनको डिज़ीज़ ना हो। सेकंड क्या है कि अगर डिज़ीज़ हो भी जाए तो उससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हो उनको कम किया जाए। थर्ड में क्या है कि हम जो न्यू बीमारी आ रही हैं और जो पुरानी बीमारियां हैं उन दोनों से अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं थेराप्यूटिक मेजर्स के ज़रिए और हेल्थ केयर डिलीवरी के ज़रिए। लास्ट में हमारे साथ है कि हम फाउंडेशन ऑफ यानी कि एक पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं या रेगुलेटरी डिसीजन देते हैं जो कि एक सोसाइटी के अंदर दी जाती है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। किन जगहों पे यूज़ होता है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, रिपोर्ट करता है नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़, डिसेबिलिटी, इंजरी और डेथ के बारे में। तो इससे हम प्लानिंग या अर्ली प्लानिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग डेटा हमारे पास होता है कि हमें पता लगता है कॉज जो कि एटियोलॉजी है, डिजीज़ का पता लगता है कि कंडीशंस कौन सी हो रही हैं, डिसऑर्डर्स कौन से हैं, डिसेबिलिटीज़ कौन सी है, एटीसी। इससे हमें पता लगता है प्राइमरी एजेंट हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उस एजेंट के, किस वजह से वो कॉज हो रहा होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका क्या है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसमें कौन से आ जाते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को ताकतवर बना के अफेक्ट करता है ह्यूमन को और उसको बीमार कर देता है या उसको डिजीज़ हो जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं आइडेंटिफाई और डिटरमाइन करने के लिए जियोग्राफिक पैटर्न में कि वो किस तरह एक बीमारी फैलती है। टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी दो हमारे पास ब्रॉड है, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह कोई भी बीमारी फैली हुई है पॉपुलेशन के अंदर और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं उतना बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जगह के हिसाब से देखते हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक जगह पे ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कम है, ज़्यादा जल्दी किस वजह से फैल रहा है, कम किस वजह से फैल रहा है। और लास्ट जो सेकंड हमारे पास है वो है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम डिटेल देखते हैं कि कॉज क्या है डिज़ीज़ की और किस तरह लोग उससे एक्सपोज हो रहे हैं रिलेटेड टू डिज़ीज़। टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो कि डिस्क्रिप्टिव है, ये एपिडेमियोलॉजी का एंटीसीडेंट टू एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी है, नहीं उससे आगे थोड़ी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि उसमें देखते हैं नो वेयर टू लुक कि कहाँ पर देखना है उसके लिए, नो व्हाट टू कंट्रोल फॉर किस तरह किसको किन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और डेवलप करता है वेरिएबल हाइपोथेसिस, उसके बारे में गैस बनाते हैं कि किन वजूहात की बेसिस पे हो सकता है। इसमें जो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिज़ीज़ हैं वो तीन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर तीन आ जाती हैं, पर्सन, प्लेस और टाइम।
पर्सन के अंदर आप उसका एज, जेंडर, एथनिक ग्रुप, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स में, आपका बावजात में अगर उनको हाइपरटेंशन, बीपी या शुगर की अगर उनको बीमारी थी तो वो आप में है कि या नहीं है। कॉन्करेंट डिजीज़ कौन सी अभी होने वाली डिजीज़ हैं। डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी क्या, स्मोकिंग तो नहीं करते। रिस्क टेकिंग बिहेवियर कौन से हैं उनकी। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन क्या है। जियोग्राफिक प्लेस में आप उसके प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स और वेक्टर्स देखेंगे, कौन से एजेंट्स या वेक्टर उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे है या नहीं। न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस क्या है, उनकी प्रॉपरली उनको ग़िज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही जो उनकी बॉडी को नीड है। मेडिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पे क्या है, प्रॉपरली इम्यूनाइजेशंस हो रही है नहीं हो रही बच्चों की। टाइम की देखेंगे, कैलेंडर टाइम क्या है। टाइम सिंस एन इवेंट, कब से वो इवेंट वहाँ पे चल रहा था। फिजियोलॉजिकल साइकिल वहाँ पे क्या है। एज क्या है। टाइम सिंस बर्थ और सीजनैलिटी क्या है, वहाँ पे कौन सा सीज़न चल रहा है। और टेम्पोरल ट्रेंड्स, वहाँ पे टेम्परेरी ट्रेंड्स या रस्म व रिवाज कौन से हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, जिसके अंदर होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट आ जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि किस तरह कॉज हो रहा है। और ये आता है हमारे पास एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। होस्ट जो कि हमारे पास पर्सनल ट्रेड्स होती हैं, बिहेवियर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या इम्यूनोलॉजिक फैक्टर आ जाता है, यानी कि एक ससेप्टेबल होस्ट जिसको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस ईज़िली जाके अफेक्ट कर सकता है, बीमार कर सकता है। सही से उसके बाद हमारे पास एजेंट। एजेंट क्या, कोई भी बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट होते हैं, फिज़िकल, केमिकल, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को बढ़ावा देने में या सिवियरिटी को बढ़ाने में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरनमेंट, जो कि एक्सटर्नल कंडीशन होती हैं, फिज़िकल, बायोलॉजिकल और सोशल, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं डिज़ीज़ प्रोसेस को जल्दी बढ़ाने में या कम करने में, या उनकी वजह से डिज़ीज़ हो जाती है। अगर बैक्टीरिया, वायरस को प्रॉपरली इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। अगर उनको इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एपिडेमिक्स ऑकर्स व्हेन, कब होते हैं, जब होस्ट या एजेंट या इन्वायरमेंट फैक्टर्स ये अगर तीनों बैलेंस में नहीं हैं। जब ये तीनों बैलेंस में नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, डिजीज़ हो जाती है। अब अगर कोई न्यू एजेंट आता है और वो एग्जिस्टिंग एजेंट को चेंज कर देता है, उसकी इन्फेक्टिविटी या पैथोजेनिसिटी, विरुलेंट की उसकी पावर को बढ़ा देता है, तो हमें अफेक्ट हो जाता है। या कुछ चेंजेस आ जाती हैं हमारे अंदर, हमारी इम्यूनिटी अगर कम हो जाती है तो वो हमें अफेक्ट कर जाता है। या हमारे जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके अंदर कोई ट्रांसमिशन वगैरह हो जाती है, एजेंट या ग्रोथ ऑफ द एजेंट की ज़्यादा हो जाती है, तभी हमें अफेक्ट कर जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, पर्सन, प्लेस, टाइम, उसके अंदर डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक, सीजनल पैटर्न क्या है वहाँ पे, टेम्पोरल ट्रेंड्स कौन सी हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ पैटर्न कौन सी है, और उसके हम देखते हैं यूज़फुल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज की, कौन सी जगह पे कौन सी ज़्यादा रिसोर्सेज उनकी ज़रूरत है। प्लानिंग प्रोग्राम हम कर सकते हैं, किसी डिज़ीज़ अगर वहाँ पे आ रही है सर्दियों में या गर्मियों में तो उससे किस तरह निपटा जा सकता है। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट करते हैं कि क्या हो सकता है। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम बिल्ड करते हैं अराउंड द एनालिटिक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर्स कितने हैं और डिजीज़ ऑकरेंस कितना हो सकता है या हो रहा है, और इन पे हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन कॉज एंड हेल्दी कंट्रोल्स, किस वजह से हो रहा है, और हेल्दी कंट्रोल मेजर्स कौन सी हैं जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में हेल्थ एंड डिजीज़ इन द कम्युनिटी, व्हाट, हु, व्हेन एंड वेयर। व्हाट में हमारे पास आ जाता है व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ दीज इलनेस कौन सी हैं, हु, हाउ मैनी पीपल आर अफेक्टेड, कितने पीपल अफेक्ट हो चुके हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अफेक्टेड पर्सनस, के एट्रीब्यूट क्या है अफेक्टेड पर्सन का, व्हेन, ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, कब हुए, वेयर डू अफेक्टेड पीपल लिव, का जो अफेक्टेड पीपल है कहाँ पर रहते हैं, वर्क और स्पेंड लीजर टाइम, ज़्यादा टाइम अपना कहाँ पर गुजारते हैं। एनालिटिकल में हम देखते हैं वाई एंड हाउ, जो इसमें एटियोलॉजी, प्रोग्नोसिस एंड प्रोग्राम इवेलुएशन करते हैं।
उसके बाद है व्हाट आर द कैजुअल एजेंट्स कौन से हैं, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट आउटकम, और कौन से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें आउटकम उनका चेंज हो जाता है। हाउ में बाय व्हाट मैकेनिज़्म डू दे ऑपरेट, कौन से मैकेनिज़्म के ज़रिए वो ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ में हमारे पास यही मोस्ट ट्रांसमिशन हमारी होती हैं एजेंट लेवल्स पे जो कि रिजर्वायर बनती हैं होस्ट में और पोर्टल ऑफ एग्जिट से बाहर निकल जाती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देखा जाता है यानी कि पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, होस्ट एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट देखा जाता है। और समटाइम्स ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ को यानी कि चेन ऑफ इन्फेक्शन भी कहा जाता है। सही, चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या रिजर्वायर है, उसके बाद एजेंट आता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारे पास ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कांटेक्ट, वेक्टर जो कि जानवरों से या इंसेक्ट से आपको बीमारी हो, व्हीकल से या एयरबॉर्न से या ड्रॉपलेट से, या सब्सेप्टिबल जो होस्ट हो जिसके इम्यून सिस्टम वीक हो या जिसको पहले ही बीमारियाँ हो उसको बीमारी हो जाए, उसके अंदर पोर्टल ऑफ एंट्री बन जाता है और उसके अंदर चला जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आप लोगों ने जैसे देखे कि जब एजेंट एग्जिस्ट कर जाता है नेचुरल रिजर्वायर के अंदर तो ये ट्रांसमिट होता है दूसरे ससेप्टेबल होस्ट में, यानी कि एक अगर वायरस या बैक्टीरिया एक इंसान से निकला तो वो दूसरे इंसान में जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और वो डायरेक्ट से जा सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट स्प्रेड से, इनडायरेक्ट में एयरबॉर्न, व्हीकल बॉर्न और वेक्टर बॉर्न से जा सकता है। से ये इन्फेक्शंस ऑफ डिजीज़ का मॉडल है जिसमें एक्सपोजर आप देख सकते हैं ससेप्टेबल होस्ट का नो इन्फेक्शन या सब क्लिनिकल डिजीज़ उसके अंदर आ जाती है। ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि आपके जिस्म में आने तक के साइन सिम्टम शो करने तक का जो पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। फिर क्लिनिकल डिजीज़ जहाँ पे उसका ऑनसेट होता है, बीमारी अपने बिल्कुल उरूज पर होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता या तो रिकवरी होती है या डेथ होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़। एंडेमिक, हाइपर एंडेमिक, होलो एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एपिजोटिक, इंसिडेंस एंड प्रेवेलेंस। एपिडेमिक क्या है कि कोई भी डिजीज़ या पैथोजन प्रेजेंट हो यूजुअली प्रेवेलेंट या गिवन पॉपुलेशन के अंदर एक जियोग्राफिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट हो ऑल द टाइम। या सिर्फ अगर एग्जांपल ले लें हम लोग कराची की, तो कराची के अंदर कोई बीमारी सबसे ज़्यादा मौजूद है और वो कराची के अंदर ही रहती है तो वो एंडेमिक कहलाएगा। हाइपर एंडेमिक क्या है कि इक्वली एंडेमिक इन ऑल एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि सारे एज के यानी कि चाहे वो इन्फेंट हो, बूढ़े हों, यंग हो, ओल्ड हो, उन सबको यानी कि बीमारी हो रही है, ऑल एजेस के ग्रुप को इक्वली बीमारी हो रही है। होलो एंडेमिक क्या है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को या बच्चों को ज़्यादातर बीमारी हो रही है उस पॉपुलेशन के अंदर। एपिडेमिक क्या है कि जिसमें जो डिजीज़ हो रहा है वो एक्सीड कर जाता है नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से। अगर आप कहते हैं सिर्फ कराची के लोग बीमार हो रहे हैं, नहीं, कराची से बाहर के भी लोग बीमार हो रहे हैं, उसके आसपास के एक्सपेक्टेंसी हमारी थी कि सिर्फ कराची के लोग बीमार होंगे, लेकिन कराची के साथ वाले इलाकों को भी लोग बीमार हो गए। पेंडेमिक क्या है जिसमें वाइड स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कहलाता है और ये वाइडली थ्रू आउट द रीजन टू रीजन जाता है, कंट्री टू कंट्री जाता है, कॉन्टिनेंट एंड ग्लोबली, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे तीसरे मुल्क, चौथे मुल्क, इस तरह पूरा वर्ल्ड में फैल जाता है, पेंडेमिक कहलाता है। पेंडेमिक की एग्जांपल कोरोना वायरस मोस्ट फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिजोटिक। एपिजोटिक रैपिडली स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ होती है किसके अंदर, जानवरों के अंदर से। अगर मुर्गियों का कोई फार्म है, एक मुर्गी हुई और दूसरी मुर्गियों को और हज़ारों मुर्गियां मर जाती हैं तो वो एपिजोटिक कहलाता है। इंसिडेंस क्या है कि रेट ऑफ अक्ररेंस ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ न्यू केसेस कौन से आ रहे हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में से और उस पॉपुलेशन के साइज़ के हिसाब से। प्रेवलेंस क्या है, नंबर ऑफ डिजीज़ ऑकरिंग विद इन, कितने डिजीज़ हो रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रहता है गिवन पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विद डिजीज़ कॉजेशन, कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो डिजीज़ कॉजेशन से होती हैं। होस्ट जिसके अंदर वायरस बैक्टीरिया रह रहा है, एजेंट जो कि बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा पोर्टल ऑफ एंट्री के ज़रिए। एनवायरनमेंट कि उसको
इन्वायरमेंट किस चीज़ का मिल रहा है कि वो अपने आप को ग्रो कर सकता है कि नहीं। फोमाइट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपको यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ हो सकती है। यानी कि आप किसी दूसरे बंदे के कपड़े पहन लो, कोई उसका गिलास से पानी पी लो, उसकी पेन या कोई भी उसके यूटेंसिल्स वगैरह मटेरियल्स आप उसके इस्तेमाल कर लो। वेक्टर वेक्टर क्या है? वेक्टर यानी कि जानवरों से इंसानों में जो बीमारी लगे तो वो वेक्टर कहलाते हैं। कैरियर या एक्टिव इंक्यूबेटरी मतलब कि अभी तक उसके इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है और उसने किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी अपनी बीमारी। कन्वलसेंट क्या है कि अभी आप रिकवर हो रहे हैं इलनेस से। और लास्ट में हेल्थी का मतलब तो आप सबको पता ही है। सही है। और आप लोगों का ये एक असाइनमेंट भी है कि आप लोग का अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ख़ुद भी इन पे सर्च करके आप कर सकते हो। मैंने डिफ़ाइन भी कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, जो कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ रेफ़र करता है कि प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ प्रोसेस किस तरह है इंडिविजुअल के अंदर ओवर टाइम, और एब्सेंस ऑफ इंटरवेंशन है। और इंटरवेंशन के अलावा कोई अगर आप इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो और डिजीज़ किस तरह आपके ऊपर प्रोसेस कर रही है ये देखा जाता है। सही। और प्रोसेस जो इसका बिगिन होता है एक्सपोजर से, अकोमुलेशन ऑफ फैक्टर कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज़ से कि कौन सी वजूहात की वजह से डिजीज़ कॉज हो रही है। से अगर इनका मेडिकल इंटरवेंशन ना किया जाए तो ये किस तरह एंड हो सकती हैं, या तो ये रिकवरी होगी, डिसेबिलिटी होगी या डेथ होगी। से नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का ये प्रोसेस है। पहले ज़माने में जैसे समझा जाता था कि अगर कुत्ते के काटने से क्या होता था, उसका इंतज़ार करते थे। ज़्यादातर जो लोग होते थे वो मर जाते थे, यानी कि डेथ हो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग ये क्या करते थे, डिसेबिलिटी हो जाती थी, टांग काट देते थे। और आजकल क्या चल रहा है, रिकवरी हो जाती है। से नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में हमारे पास एक्सपोजर आता है कि एक्सपोजर किस तरीके का हो रहा है, होस्ट उसको कैसे मिल रहा है, और डिजीज़ कौन सी कॉज कर रहा है, और डिजीज़ होने के बाद रिकवरी हो रही है, डिसेबिलिटी हो रही है या डेथ हो रही है। से इसमें अब देखिए स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, जहाँ पे एक्सपोजर होता है। सब क्लिनिकल डिजीज़ में पैथोलॉजिक चेंजेस आती हैं, ऑनसेट सिम्टम होते हैं, फिर यूजुअली यहाँ पे टाइम होता है डायग्नोस का, फिर स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़ कहलाता है, और उसके बाद रिकवरी, डिसेबिलिटी या डेथ हो जाती है। नेचुरल हिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ में इन्फेक्टिविटी देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोज पर्सन हु बिकम्स इन्फेक्टेड। सही है कि कितने ज़्यादा पर्सनस को ये एक्सपोज हुए और कितने को ये बीमार कर सकता है। अगर 1000 बंदे इससे एक्सपोज हैं, उनमें से ये कितने बंदों को बीमार कर पाए, 600 700 को या 500 या 200 को। तो उसकी क्या इन्फेक्टिविटी कहलाएगी, कितना असर ज़्यादा कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हु डेवलप क्लिनिकल डिजीज़, कि क्लिनिकल डिजीज़ में कौन से लोग गए, कितने लोगों को उसने ज़्यादा बीमार किया कि वो सब क्लिनिकल फेस में क्लिनिकल डिजीज़ उनको हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है विरुलेंस। विरुलेंस में हमने देखते हैं कि कौन सिवियरली इल हुआ या कोई मर गया उसकी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस ए वायरस इन चिल्ड्रन हैज़ लो पैथोजेनिसिटी एंड लो विरुलेंस सिंस मैनी इन्फेक्टेड चिल्ड्रन रिमेन एसिम्टोमेटिक एंड फ्यू डेवलप सिवियर इलनेस। अगर हेपेटाइटिस ए जो है उसकी पैथोजेनिसिटी लो है, सही है, तो उसकी वजह से उसका लो विरुलेंस है, यानी कि कुछ बच्चों को उसने अफेक्ट किया और कुछ के अंदर सिम्टम सिवियर इलनेस शो की और कुछ के अंदर सिम्टम शो ही नहीं किया। इससे ये पता लगा कि जो लोग अच्छे गुड न्यूट्रिशन गुड हेल्थी, उनको मीज़ल्स वायरस या हाई पैथोजेनिसिटी और लो विरुलेंस था उनका, तो सारे बंदों को उसने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सनस डेवलप की, यानी कि इलनेस, रैश और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी बन गई मीज़ल्स, निमोनिया और इंसेफेलाइटिस से। The natural history and spectrum of disease presents challenges to the clinician and to public health workers. Because of the clinical spectrum, cases of illness diagnosed by clinicians in the community often represented by the tip of the iceberg. Many additional causes may be too early to diagnose
और मैनी रिमेन एसिम्टोमेटिक। सही है, यानी कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनका पता ही नहीं लगेगा कि उनकी कॉज क्या है, किस वजह से हो रही हैं, या कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो अपना सिम्टम शो ही नहीं करती और सिवियर इलनेस या डेथ की तरफ लेके चली जाती हैं। सही है, एज बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ पॉपुलेशन के अंदर कि उसका एक्सपोजर होता है विदाउट इन्फेक्शन विदाउट क्लिनिकल इलनेस उसको आ जाता है। सही, क्लिनिकल इलनेस उसको नहीं होती, फिर उसकी माइल्ड इलनेस होती है और माइल्ड इलनेस से सीधे चला जाता है सीवियर डिजीज़ पे और सीवियर डिजीज़ से उसकी डेथ हो जाती है। एपिडेमियोलॉजिकल आइसबर्ग। सही है, ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग मे बी डिटेक्टेबल। सही है, अगर टिप पे होगा तो डिटेक्टेबल होगा, जैसे कि डॉग बाइट एग्जांपल 3.73 मिलियन डॉग बाइट्स एनुअली होते हैं और जिनमें से 4,51,000 मेडिकली ट्रीट होते हैं, जबकि 3,74,000 एमरजेंसी रूम विज़िट होते हैं और 13,1360 हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं और 20 डेथ्स होती हैं। से इसको आप देख सकते हैं एज ए एग्जांपल। से नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है। प्री एक्सपोजर स्टेज में फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे होते हैं। प्री क्लिनिकल, सेकंड हमारे पास है प्री क्लिनिकल स्टेज, जिसमें हमारे पास एक्सपोजर होता है कॉजेटिव एजेंट का, इसके अंदर सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और सिम्टम डेवलपमेंट हमारे पास आता है, सिम्टम प्रेजेंट होते हैं क्लिनिकल स्टेज में। और लास्ट में हमारे पास आता है रेजोल्यूशन स्टेज में, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है या क्रोनिक स्टेज होती है या डेथ हो जाती है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हम लोग करते हैं प्री एक्सपोजर स्टेज में और प्री क्लिनिकल स्टेज में। सिम्टोमेटिक डेवलपमेंट में हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं और रेजोल्यूशन स्टेज में टर्शियरी प्रिवेंशन की जाती है। ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। से टारगेट क्या होता है, प्रीमोडियल में टोटल पॉपुलेशन होती है, सेलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं, जबकि प्राइमरी में टोटल पॉपुलेशन, सेलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं और हेल्दी इंडिविजुअल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। सेकेंडरी में पेशेंट्स होते हैं और टर्शियरी में भी पेशेंट होते हैं। सेकेंडरी में वो पेशेंट्स होते हैं जो कि अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में होते हैं और टर्शियरी में लेट स्टेज ऑफ डिजीज़ के पेशेंट्स आ जाते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।